हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आपके लिए एसएससी जीडी की एक नई सीरीज लेकर आया हूं और यह सीरीज भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। और देखिए, आज से मैं कुछ एक नया प्रयास शुरू कर रहा हूं। मैं जो स्टैटिक जीके के जो पार्ट हैं उनको एक एक पोर्शन को लेकर धीरे धीरे ख़त्म करूंगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो उस पर कमेंट करना, जिससे मैं इसको जारी रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। देखिए, तो हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। और हार व जीत तो बात की बात है, लेकिन अगर हम खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? इसलिए हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो प्रयास करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो चलिए, देखिए, जैसा कि मैंने कहा था स्टैटिक जीके की बात करूंगा, तो मैं आज आपको बताता हूं कि हमारे देश में जो शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य कितने? 8। हमारे देश के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, पेपर में कि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 है। तो देखिए, एक है आपका भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। और ये भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का है। और इसमें एराइमडी इसकी विशेष स्थिति होती है, जो खड़े होने की। एराइमडी, एराइमडी इसकी विशेष स्थिति है, जो खड़े होने की होती है। खड़े होने की स्थिति है। ठीक है, खड़े होने की स्थिति है, विशेष स्थिति है। किसकी है? खड़े होने की स्थिति है एराइमडी। तो देखिए, भरतनाट्यम भारत का शास्त्रीय नृत्य। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य? 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसमें एराइमडी इसकी विशेष खड़े होने की स्थिति है। बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, कथकली, कथकली है केरल का। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? केरल का है। ठीक है, केरल का। कथकली किसका शास्त्रीय नृत्य? केरल का है। और इसमें भाव भंगिमा, जो नेत्रों का जो संचालन होता है वो होता है। ठीक है, और इसमें कथकली कौन करते हैं? पुरुष पात्र करते हैं। इसको कौन करते हैं? पुरुष पात्र, यानी पुरुष ही इस नृत्य को करते हैं, कथकली को। और कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य? केरल का। ठीक है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? केरल का नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य? केरल का नृत्य है मोहिनी अट्टम। ठीक है, और इसमें भाव मंगवा, ये मोहिनी अट्टम जो नृत्य भगवान श्री कृष्ण ने, जब वो भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का रूप लिया था, उस पर यह नृत्य मोहिनी अट्टम। ओडिसी नृत्य ओडिशा का है। ओडिसी, ओडिसी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का। ओडिसी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का। उड़ीसा का नृत्य ओडिसी। ठीक है, और इसमें क्या है? मधुमक्खी हस्त मुद्रा, मधुमक्खी हस्त मुद्रा इसका विशेष स्थिति है। इसमें मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का। मणिपुरी नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का है। मणिपुरी नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का है मणिपुरी नृत्य। ठीक है, दूसरा कथक, आपको पता ही उत्तर भारत का। कथक कथक कहाँ का? उत्तर भारत का। कथक उत्तर भारत का नृत्य है कथक। ठीक है, और इसमें क्या है? घिरनी खाई जाती है गोल गोल। कथक कहाँ का नृत्य? उत्तर भारत का नृत्य कथक। ठीक है, चलिए, तो शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 हैं। तो इसी के साथ अब हम ये भी जान लेते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, लैंग्वेज कितनी है। आइए लैंग्वेज की बात करें तो आइए इधर। तो देखिए, जो लैंग्वेज है वो कितनी है? लैंग्वेज भी हमारी कितनी है? 6 शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है हमारी? 6 शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं की बात करते हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6 शास्त्रीय भाषाएं। आइए इधर, एक है तमिल। तमिल शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। ये शास्त्रीय भाषाएं हैं तमिल।
क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा, ठीक है, कौन कौन सी है? 6। एक है तमिल, और तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिलता है? 2004 में मिलता है, ठीक है। कौन सी है? तमिल। और तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिलता है? 2004 में मिलता है, और ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है, सबसे प्राचीन है तमिल जो है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है तमिल, सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा है सबसे प्राचीन तमिल, ठीक है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है तमिल, ठीक है। इसके बाद है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत, संस्कृत को कब दर्जा मिलता है? 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है तमिल को, ठीक है। इसके बाद तेलुगु, तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिलता है? 2008 में मिलता है तेलुगु को, ठीक है। कन्नड़, कन्नड़ को भी 2008 में मिलता है, कन्नड़ को भी कब मिला है? 2008 में मिलता है कन्नड़ को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मलयालम। मलयालम, मलयालम, मलयालम को कब मिलता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा? 2013 में, ठीक है। और उड़िया, उड़िया को कब मिला है? 2014 में। उड़िया, उड़िया को कब मिलता है? 2014 में। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा है उड़िया। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया है। तो देखिए, तमिल, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और संस्कृत, ये भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 6। सबसे प्राचीन कौन सी है? तमिल। और सबसे नवीनतम कौन सी है? उड़िया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुष्करणी नदी के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुष्करणी नदी के नाम से जाना जाता? चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ठीक है। तो आइए देखिए, चिनाब का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या? अस्कनी। अस्कनी किसको कहते थे? चिनाब को। अस्कनी, अस्कनी हम किसको कहते थे? चिनाब को। ब्यास का ऋग्वैदिक कालीन नाम है विपाशा, विपाशा, ठीक है। सतलज का नाम है सतुद्री, सतलज का नाम क्या है? सतुद्री। सतलज का ऋग्वैदिक का नाम क्या है? सतुद्री है, ठीक है। क्या कहते हैं? सतुद्री। झेलम, झेलम का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? वितस्ता। झेलम को क्या कहते हैं? वितस्ता, ठीक है। झेलम का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? वितस्ता है। रावी नदी को पुष्करणी नदी कहते हैं। रावी नदी को कौन सी नदी कहते हैं? रावी नदी को पुष्करणी नदी कहते हैं, ठीक है। रावी नदी को कौन सी नदी कहते हैं? पुष्करणी नदी किसको कहा गया? रावी नदी को कहा गया। दूसरा देखिए, रावी नदी के बारे में बताया कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, कौन से मंडल में? 7वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका वर्णन है? 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन, युद्ध का वर्णन है। और वो भी कौन सी नदी के तट पर हुआ था? पुष्करणी नदी के तट पर हुआ था, यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, पुष्करणी नदी के तट पर हुआ, नदी के तट पर, ठीक है। विजयी कौन हुआ इसमें? विजयी, विजयी हुआ भरत कबीले का सुदास। विजयी कौन हुआ? भरत कबीले का सुदास विजयी हुआ, सुदास, ठीक है। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो 10 राजाओं का युद्ध पुष्करणी नदी के तट पर हुआ था। विजयी कौन हुआ? भरत कबीले का सुदास विजय हुआ। इसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। चिनाब को अस्कनी कहते हैं, ब्यास को विपाशा, सतुद्री सतलज को, झेलम को वितस्ता, और रावी नदी का नाम क्या है? पुष्करणी रावी नदी का नाम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है? तो देखिए, यजुर्वेद जो है ये धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। कौन सा वेद? यजुर्वेद जो है धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, में लिखा गया है।
लिखा गया है। ठीक है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? शतपथ, शतपथ और तैत्तिरीय, तैत्तिरीय इसके ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद के क्या ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के कौन से? ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद के, कौशितकी। ठीक है, ऐतरेय और कौशितकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद के। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गौपथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गौपथ है। सामवेद का पंचविश और टांडेय, पंचविश व टांडेय किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद के। सामवेद का संबंध संगीत से, ऋग्वेद का संबंध स्तुति पूर्वक है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद। प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और अथर्ववेद ये सबसे नवीनतम वेद है, नवीनतम बाद वाला वेद है। ठीक है, इसमें जादू टोना के बारे में बताया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो यजुर्वेद जो है धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो पुरुष सूक्त के, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मत संग्रह सूक्त है? तो देखिए पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में दिया गया। कहाँ दिया गया? ऋग्वेद में। आइए ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल में क्या दिया गया है? पुरुष सूक्त दिया गया है, पुरुष सूक्त। और इस पुरुष सूक्त में क्या? इस पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में पहली बार किसका उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पहली बार किसका उल्लेख मिला है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और इसमें वर्ण कितने बताए गए? 4 वर्ण बताए गए। कितने वर्ण बताए गए हैं? 4 वर्ण बताए गए। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ठीक है, 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां? रावी, चेनाब, अलकनंदा, भागीरथी, ब्यास, सतलज, गंगा और यमुना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्यास और सतलज नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? ब्यास और सतलज नदियां हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद मिलता है। एक भजन है जो कौन सी नदियां हैं इसमें? ब्यास और सतलज नदी। कौन सी नदी? ब्यास व सतलज नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म वर्तमान समय में किस राज्य में हुआ था? तो देखिए महावीर स्वामी जी का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। आइए, महावीर स्वामी कौन है? ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर हैं ये। ठीक है, महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ, 540 ईसा पूर्व। ठीक है, 540 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। कहाँ हुआ? कुंडलवन ग्राम, कुंडलवन ग्राम में हुआ, कुंडलवन ग्राम में। ठीक है, इनकी पिता का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। दूसरी बात, महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्यागा, 30 वर्ष की आयु में क्या किया इन्होंने? गृह त्यागा, गृह त्यागा। ठीक है, 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में इन्हें जरम्बिक ग्राम, कौन सा गांव था?
जरम्यग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर, जरम्यग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल के वृक्ष के नीचे न ज्ञान की प्राप्ति होती है। साल के वृक्ष के नीचे, इन्हें किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। साल के वृक्ष के नीचे इन्हें किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, कहाँ होती है? बिहार में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है। 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है। स्वामी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है इनके पहले शिष्य कौन थे? जमाली, जो इनके दामाद थे। इनके पहले शिष्य कौन थे? जमाली, जो इनके दामाद थे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि महावीर स्वामी जी का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस स्तर पर भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और वैशाली। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है? तो देखिए, लुम्बिनी में, आइए तो जानते, देखिए भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? इनका जन्म होता है लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी का संबंध इनके जन्म से। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन था, शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। माता कौन थी इनकी? महामाया। ठीक है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वैशाख पूर्णमासी को हुआ था, 563 ईसा पूर्व। जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ था, वैशाख पूर्णमासी को हुआ था। ठीक है, दूसरी बात, 29 वर्ष की आयु में इन्हें गृह त्यागा। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया इन्होंने, आयु में गृह त्यागा। ठीक है, और यह घटना क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण कहलाई। इनका गृह त्यागने की घटना क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण, इनके गृह त्यागने की घटना क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण कहलाई। महात्मा बुद्ध के गृह त्यागने की घटना क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण कहलाई। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? गृह त्यागा। ठीक है, दूसरी बात, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। बोध गया। कौन सी नदी के तट पर? निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर, निरंजना नदी। ठीक है, या पुनपुन भी आ जाता है पेपर में कई बार, पुन नदी के तट पर, निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर। ठीक है, कौन सी नदी? पुनपुन नदी के तट पर हुआ था, पुन नदी के तट पर, निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है महात्मा बुद्ध को। निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, वृक्ष कौन सा था? पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। ये कौन सा वृक्ष है? पीपल का वृक्ष है। इसको बोधि वृक्ष कहा गया। ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। दूसरी बात, और ये क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। वैशाली में इन्होंने पहली बार महिलाओं को संघ में प्रवेश, पहली बार महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। महिलाओं को संघ में प्रवेश, अपने प्रिय मित्र आनंद के कहने पर प्रवेश। ठीक है,
आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, तो आप समझ गए होंगे आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किया, बोध गया में प्राप्त किया, पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त किया, निरंजना नदी के तट पर प्राप्त किया। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हो जाती है और उसी समय पहली बौद्ध संगति का आयोजन होता है। पूछा गया प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया, राजगृह में किया गया। कब किया गया, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। संरक्षक कौन थे इसके, संरक्षक थे अजात शत्रु। संरक्षक कौन थे, अजात शत्रु इसके संरक्षक थे। ठीक है, संरक्षक कौन थे, अजात शत्रु इसके संरक्षक थे पहली बौद्ध संगति के। और अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने। अध्यक्षता किसने की इसकी, महाकश्यप ने। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। अजात शत्रु इसके अध्यक्ष थे। हुई कौन सी जगह पर, राजगृह में। ठीक है, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति होती है, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ होती है, वैशाली में होती है। कब होती है, 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व होती है। ठीक है, संरक्षक कौन था इसका, संरक्षक थे कालाशोक। कालाशोक इसके संरक्षक थे। ठीक है, संरक्षक कौन थे, कालाशोक। कालाशोक इसके संरक्षक थे। अध्यक्षता किसने की थी, सर्वाकाम्बी ने। अध्यक्षता किसने की, सर्वाकाम्बी ने। काम्बी ने अध्यक्षता की इसकी। अध्यक्षता किसने की, सर्वाकाम्बी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति होती है यहाँ, तृतीय कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में होती है। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में होती है तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है, संरक्षक, संरक्षक थे अशोक। अशोक कब होती है ये, 261 ईसा पूर्व। ठीक है, संरक्षक कौन था, सम्राट अशोक इसके संरक्षक थे। अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता की मोगलीपुत्र तिस्स ने। मोगलीपुत्र तिस्स, मोगलीपुत्र तिस्स ने की अध्यक्षता। अध्यक्षता किसने की, मोगलीपुत्र तिस्स ने अध्यक्षता की इसकी। ठीक है, आइए चतुर्थ बौद्ध संगति होती है कश्मीर के कुंडल वन में। कुंडल वन में। ठीक है, संरक्षक कनिष्क। संरक्षक कौन था, कनिष्क था। संरक्षक कौन था, कनिष्क संरक्षक था। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे, इसके उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो वसुमित्र हो गया। आपसे पूछा गया है कि उपाध्यक्ष कौन था इसका, तो इसका उपाध्यक्ष था तुम्हारा अश्वघोष। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और इसी उसमें ये किसमें बट गई थी, तो हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म किसमें बट गए, हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान में बटा बौद्ध धर्म। ठीक है, हीनयान और महायान में बट गया बौद्ध धर्म। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। मैंने चारों बौद्ध संगतियाँ आपको बता दी। चारों इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। चारों में से कोई ना कोई आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्न में से कौन सा है। तो देखिए आपसे पूछा गया भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है हाथी। कौन है, हाथी है। और हाथी संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई, हाथी राष्ट्रीय हाथी संरक्षण परियोजना। संरक्षण परियोजना शुरू की गई 1992 में। ठीक है, 1992 में शुरू की गई। दूसरी बाघ, ये कैसा राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ कैसा पशु है, राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय पशु है बाघ हमारा, यानी टाइगर हमारा कौन सा पशु है,
राष्ट्रीय पशु है बाघ, और इसके लिए 1973 में हमने टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया। 1973 में कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया, 1973 में शुरू किया टाइगर प्रोजेक्ट। दूसरा गंगा डॉल्फिन, ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। कौन सा जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव। और इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, 2009 में घोषित किया गया राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, आपसे पूछा गया भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, तो हाथी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सभा के विचार विमर्श मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प का आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया है इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा के सम्मुख पेश किया। ठीक है, पेश किया। ठीक है, और ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, संविधान सभा द्वारा स्वीकार, ठीक है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव ही किसका आधार बना, प्रस्तावना का। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहा है, प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहा है, संविधान की कुंडली कहा है। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने, संविधान की कुंडली कहा है के.एम. मुंशी ने। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, लेकिन ये अस्थायी थे। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने ये, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन कैसे थे ये, अस्थायी थे, अस्थायी। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सभा के विचार विमर्श करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन प्रारंभ किए किसके द्वारा किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया। देखिए राष्ट्रगान जो जन मन गण है ये 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्र कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है इसको, टैगोर ने। ठीक है, और ये कौन सी भाषा में लिखा, बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा में लिखा था। ठीक है, तो ये उस समय जॉर्ज पंचम भारत आए थे, तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा गया था, जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा गया था। ठीक है, लिखा गया। दूसरी बात, ये पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, गाया गया। आपसे पूछा जाए कि कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो बिशन नारायण राव इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे बिशन नारायण राव। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, बिशन नारायण राव अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा गया, ये बंगाली भाषा में लिखा गया था।
इस क्वेश्चन का आंसर है बंगाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार से अंतर्गत आती है? तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि समानता, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार व संवैधानिक उपचार। तो देखिए, स्वतंत्रता दी गई तो स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आई। किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगी? स्वतंत्रता के अंतर्गत आई। देखिए, समानता का अधिकार हमें 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक कौन से अधिकार दिए गए? समानता के अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, 22 तक किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 में दिए गए हैं, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार। ठीक है, इधर बात करते हैं 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार 23-24 में। ठीक है, अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन रक्षा और व्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन रक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन रक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये अनुच्छेद 21 जो है जीवन स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 को, इसमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। दूसरी बात, इसमें ही निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में ही। आर्टिकल 21 को ही हम क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा। कौन से आर्टिकल को कहा जाता है? आर्टिकल 21 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं आर्टिकल 21A। देखिए, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा, शिक्षा। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया? ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 20 आपको मान लेंगे। आर्टिकल 20 में क्या? अपराध दोष सिद्ध से मुक्ति, अपराध दोष सिद्ध से मुक्ति, अपराध दोष सिद्ध से मुक्ति। आर्टिकल 20 में क्या? अपराध दोष सिद्ध से मुक्ति दी गई है। आर्टिकल 20 में अपराध दोष सिद्ध से मुक्ति। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध दोष सिद्ध से मुक्ति की बात करता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी से आपको संरक्षण देता है। आपसे पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन रक्षा और व्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है? आर्टिकल 21 देता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार समाप्त नहीं होते? तो याद रखिए 20 और 21 आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। आर्टिकल 20 और 21 हमेशा आपको मूल अधिकार बने रहेंगे, इनको आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्व है?
यानी ऐसा कौन सा इसमें से है जिसके प्रति आप न्यायालय में वाद ला सकते हो? मौलिक कर्तव्य, राजकीय नीति तत्व, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मौलिक अधिकार है, कौन से हैं? मौलिक अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप न्याय के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत कहाँ? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरी बात, राज्य के नीति तत्व जो है ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, इनके खिलाफ कहीं भी वाद नहीं लाया सकता। दूसरा, ये राज्य के कर्तव्य है। किसके कर्तव्य है? राज्य के कर्तव्य है। ठीक है, मूल अधिकार नागरिकों के अधिकार है, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य है। ठीक है, और ये कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, और ये इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 32 के सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। जबकि राज्य के नीति तत्व तो राज्य के कर्तव्य और ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, यानी राज्य अगर इनका पालन नहीं करता तो हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ऐसी मौलिक कर्तव्य नागरिकों को दिए गए हैं, नागरिकों के कर्तव्य, लेकिन नागरिक इसका पालन नहीं करते हैं तो कहीं भी इसके खिलाफ वाद नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो देखिए ये ऐसा महाद्वीप सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, कहाँ पर? साउथ में, दक्षिण में, साउथ। ठीक है, अक्षांश रेखा। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी रेखा तीनों से गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है तीनों से? अफ्रीका से। एशिया से कौन कौन सी गुजरती है? एशिया से कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा ये कहाँ से गुजरती है? एशिया से। दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है विषुवत रेखा और मकर रेखा। ठीक है, ये कहाँ से गुजरती है? दक्षिणी अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है तुम्हारी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा उसे कर्क रेखा कहते हैं, नॉर्थ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, विषुवत रेखा को इक्वाडोर, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा को मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी 4 मिनट में कितने अंश घूमती है? तो देखिए पृथ्वी जो है 24 घंटे में कितना घूमती है? 360। 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 घूमती है 24 घंटे में। ठीक है, बात आती है 1 घंटे में कितना घूमती है? तो 1 घंटे में 360/24 हो जाएगा, लगभग 15 आएगा। कितना आएगा? 15। 1 घंटे में कितना आएगा? 15 आएगा 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना घूमती है? 1 मिनट का पूछा गया आपसे, तो 1 मिनट का आएगा 4। कितना आएगा? 4 आएगा 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट का कितना आएगा? 4 डिग्री आएगा 1 मिनट में। ठीक है,
1 मिनट में कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी 4 मिनट में कितना घूमती है, वो सॉरी 4 मिनट में कितना घूमती है, पूछा गया है। तो 4 मिनट में कितना घूमती है, 1 घंटे में कितना घूम रही है, यानी 60 मिनट में कितना घूम रही है, 60 मिनट में 15 घूम रही है, ठीक है। 60 मिनट में कितना घूम रही है, 15। तो आपसे पूछा 4 मिनट में कितना घूमेगी, तो 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 घूमेगी, ठीक है। 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी, 1 डिग्री, 1 डिग्री घूमेगी 7/15 यानी 4 मिनट में। 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी पृथ्वी, ठीक है। 4 मिनट में कितना घूमती है पृथ्वी, 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में, यानी कितने अंश घूमती है, 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुख्य यामोत्तर का मान क्या है। तो देखिए मुख्य यामोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया। मुख्य यामोत्तर रेखा किसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, ठीक है। मुख्य देशांतर रेखा किसको कहते हैं, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। मुख्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, 180 देशांतर को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि रेखा किसको कहते हैं, 180 देशांतर को कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा किसको कहते हैं, विषुवत रेखा को कहते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा को। दूसरी बात 180 अक्षांश रेखा नहीं होती है, ठीक है। 180 अक्षांश रेखा नहीं होती, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ अक्षांश बिंदु होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म पर्यंत कब होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म पर्यंत कब होगा, आइए देखिए। ये आपकी क्या है, सूर्य है आपका, ये पृथ्वी है, थोड़ा नजदीक बन गया, जगह नहीं है उसमें, देखिए ऐसे। तो देखिए सूर्य की किरणें जो है जब किस पर लंबवत होती है, विषुवत रेखा पर, 0 डिग्री पर लंबवत है सूर्य की किरणें, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, विषुव कहलाती है, विषुव। और इस समय क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर, पूरी पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं पूरी पृथ्वी पर। और ऐसी स्थिति कब होती है, 21 मार्च को होती है, विषुव की स्थिति कब होती है, 21 मार्च को होती है, ठीक है। उसके बाद सूर्य की किरणें किस पर लंबवत हो जाती हैं, सूर्य की किरणें लंबवत हो जाती है उत्तर में, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा पर लंबवत हो जाती, कर्क रेखा पर लंबवत हो जाती। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इस समय क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु। और सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, सबसे बड़ा दिन, बड़ा दिन होता है। और ऐसी स्थिति कब होती है, 21 जून को होती, कब होती है, 21 जून को होती है, जैसे समर सोलोस्टिक कहते हैं, क्या कहते हैं, समर सोलोस्टिक कहते हैं। और यहाँ फिर सूर्य की किरणें किस पर लंबवत हो जाती है, विषुवत रेखा पर, 0 पर, विषुव की स्थिति पुनः आ जाती है, विषुव। और ऐसा कब होता है, और ऐसा होता है तुम्हारा 23 सितंबर को, कब होता है, 23 सितंबर को। और इसको कहते हैं शरद विषुव। कौन सा विषुव कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं। दिन रात बराबर होते हैं पूरी पृथ्वी पर, दिन रात बराबर, दिन रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर, ठीक है। अब इधर आ जाइए, 0, 23.5 साउथ, ठीक है। यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं किस पर, मकर रेखा पर, सूर्य की किरणें किस पर लंबवत होती है, मकर रेखा पर लंबवत, लंबवत होती हैं, ठीक है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, शीत ऋतु होती है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, शीत ऋतु होती है, ठीक है। और ऐसी स्थिति कब होती है, ये होती है 22 दिसंबर को। और इसको क्या कहते हैं, इसको विंटर सोलस्टिक कहते हैं, शीत ऋतु कहते हैं। आपसे पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन कब होगा, तो 21 जून को होगा, कब होगा, 21 जून को होगा। देखिए
कब होगा? 21 जून को होगा। आपसे पूछा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अनंत किस दिन होता है, तो ग्रीष्मकालीन अनंत कब होता है? 21 जून को होता है। आपसे पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अनंत कब होता है, तो 21 जून को होता है। ठीक है, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें किस पर लंबवत होती है? कर्क रेखा पर लंबवत होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन। किस पर लंबवत होती है? कर्क रेखा पर लंबवत होती है, इसलिए उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और ग्रीष्म ऋतु होती है, इसलिए इसको समर सोल्स्टिस कहते हैं, ग्रीष्मकालीन अनंत कहते हैं। और दिसंबर के महीने यानी 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस पर लंबवत होती है? मकर रेखा पर लंबवत होती है। और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उस समय क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें किस पर लंबवत होती हैं? विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। और इस समय पूरी पृथ्वी पर दिन रात समान होते हैं और इसको विषुव की स्थिति कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पेड्रो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। पेड्रो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ऊंची चोटी है एवरेस्ट। और कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है, नेपाल में। एशिया महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी K2, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। डेनाली या माउंट मैकिनले कहते हैं, डेनाली दक्षिणी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है डेनाली। सबसे ऊंची चोटी है डेनाली। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डेनाली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। आइए इधर बात करते हैं। डेनाली किसकी सबसे ऊंची चोटी है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डेनाली है। आइए दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ, एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी है? किलिमंजारो, किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी है? किलिमंजारो है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? कोसिस्को, तुम तो कोसिस्को याद कर लो, कोसिस्को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया महाद्वीप की एवरेस्ट है। ठीक है, डेनाली उत्तरी अमेरिका की है, दक्षिणी अमेरिका की एकांकागुआ है, अफ्रीका महाद्वीप की कोसिस्को, यूरोप की एल्बर्ट, एल्ब्रुस यूरोप की है। यूरोप की कौन सी? एल्ब्रुस, यूराल पर्वत की है सबसे ऊंची चोटी। एल्ब्रुस कहाँ की है? यूरोप की है। ठीक है, तो चलिए श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पेड्रो है। और मैंने अन्य महाद्वीप की भी आपको सबसे ऊंची चोटी बता दी है। एशिया की कौन सी है? एवरेस्ट है, जो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व के किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो देखिए सबसे अधिक देशों से लगती है सीमा चीन की, लगभग 13 देशों से लगती है। चीन की सीमा कितने देशों से लगती है? लगभग 13 देशों से। अगर हांगकांग वगैरह को भी अलग मानेंगे तो लगभग 15 देश हैं। ठीक है, लेकिन हम चीन की सीमा 13 देशों से लगती है। इंडिया की कितने देशों से लगती है? देखिए इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है इंडिया की? 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। तो सबसे अधिक सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? चीन की है, 13 देशों के साथ बनाता है वो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किस भूस्तरीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी, यानी जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उन्हें कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है और ये पृथ्वी के सापेक्ष गति करते हैं, यानी यह भी एक चक्कर कितने घंटे में पूरा कर लेते हैं? 24 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं और ये पृथ्वी के सापेक्ष ही गति करते हैं और ये भी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेते हैं। पोलर सैटेलाइट यानी ध्रुवीय सैटेलाइट जो है वो 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, ध्रुवीय उपग्रह। ये 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया भूस्थितिक उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो शरीर का वजन क्या होगा? तो शरीर का वजन घट जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाती है तो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण शरीर का वजन घट जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाती है तो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण ठीक है, शरीर का वजन कम हो जाता है। शरीर का वजन या कोई भी वस्तु हो उसका वजन कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाता है। दूसरा अगला क्वेश्चन भी बनता है इस पर, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को 17 गुना बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए? 17 गुना बढ़ा दिया जाए। पृथ्वी की घूर्णन गति को कितना बढ़ा दिया जाए? 17 गुना बढ़ा दिया जाए। पृथ्वी की घूर्णन गति को कितना बढ़ा दिया जाए? 17 गुना बढ़ा दिया जाए। पृथ्वी की घूर्णन गति को कितना बढ़ा दिया जाए? 17 गुना बढ़ा दिया जाए। पृथ्वी की घूर्णन गति को कितना बढ़ा दिया जाए? 17 गुना बढ़ा दिया जाए। पृथ्वी की घूर्णन गति को कितना बढ़ा दिया जाए? 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। वस्तु का भार कितना होगा? शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। विषुवत रेखा पर रखी वस्तु का भार कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जब जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? वह नीचे की ओर जाता है, वह हिलने लगता है, ऊपर उठ जाता है, इसकोले मारने लगता है। तो देखिए वह जहाज जो है ऊपर उठता है। कहाँ उठता है? ऊपर उठता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। इसके जल का घनत्व अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है, क्योंकि उसमें लवणता पाई जाती है, इसलिए उसके जल का घनत्व अधिक हो जाता है और वो ऊपर उठ जाता है। जैसे आपको बताऊं कि जो ग्रेट लेक जो है आपकी लेक वॉन ऑफ तुर्की में जो लेक वॉन है उसमें क्या है कि उसकी लवणता इतनी अधिक है और उसके जल का घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि उसमें अगर व्यक्ति जाए तो वो डूबता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि वहाँ घनत्व अधिक है। ऐसे ही समुद्र के जल का घनत्व होता है, तो जहाज जो है जो नदी में चल रहा है वो वहाँ तो उठ के जो जितना भाग डूबा हुआ है उससे थोड़ा भाग ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? कि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है। तो देखिए याद रखिए, जैसे आपका ये हृदय है, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ये वाला भाग को अगर मैं दायां कहूँ, ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। कौन सा भाग है? बायां भाग है। तो याद रखिए दाएं भाग में सदैव शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है, जिसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त है, शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक है, युक्त रक्त है। और इसमें दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, जिसको अशुद्ध रक्त कहते हैं।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है दाएं भाग में। तो देखिए इधर जो बायां भाग है आपका, कौन सा भाग है, बायां भाग है, बाएं भाग में जो इसमें जो रक्त आता है ये पल्मोनरी सिरा द्वारा फेफड़ों से रक्त आता है। किससे आता है, पल्मोनरी सिरा द्वारा, पल्मोनरी सिरा, ठीक है, पल्मोनरी सिरा द्वारा रक्त आता है। और ये रक्त कहाँ से आता है, फेफड़ों से आता है, फेफड़ों से। पल्मोनरी सिरा द्वारा रक्त आता है और ये रक्त कहाँ से आता है, फेफड़ों से आता है। ठीक है, फिर यहाँ से तुम्हारी जो धमनी है वो महाधमनी, और महाधमनी से धमनियों से होते हुए शरीर के सभी अंगों में चला जाता है। और देखिए इस वाले भाग में जो रक्त आता है, इधर जो रक्त आता है वो महाशिरा और शरीर के विभिन्न अंगों से आता है, शरीर के विभिन्न अंगों से। अशुद्ध रक्त आता है शरीर के विभिन्न अंगों से, ठीक है। और यहाँ से जो रक्त है ये इस वाले भाग से रक्त पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक जाता है, ठीक है। मैं कहूँ पल्मोनरी धमनी, धमनी के द्वारा कहाँ जाता है, फेफड़ों तक, द्वारा फेफड़ों तक जाता है, ठीक है, फेफड़ों तक, ठीक है। और ये कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। फिर यहाँ से फेफड़ों से फिर पल्मोनरी सिरा द्वारा रक्त कहाँ आता है, इसमें आता है शुद्ध रक्त। तो आपसे पूछा गया कि ऑक्सीजन युक्त रक्त में प्रवेश कहाँ से करता है, तो बाएं अलिंद से करता है। किससे करता है, बाएं अलिंद से करता है। ऊपर वाले भाग को अलिंद अलिंद, नीचे वाले भाग को निलय निलय कहते हैं। और बाएं निलय द्वारा रक्त शरीर के सभी अंगों तक जाता है। तो ठीक है, चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि धोने का सोडा क्या है, यानी जो वॉशिंग पाउडर होता है वो कौन सा, धोने का सोडा। तो देखिए एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये बेकिंग सोडा है, यानी खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा है या खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट ये फिटकरी है, ये क्या है, फिटकरी है। एल्युमिनियम सल्फेट को क्या कहते हैं, फिटकरी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग सोडा है, कौन सा सोडा है, वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है, धोने का सोडा कहलाता है ये, ठीक है। तो धोने का सोडा कौन सा कहलाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो धोने का सोडा कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। और आप बताइए जो आज से मैंने जो नया प्रयास शुरू किया है वो आपको, अगर आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको लगता है उपयोगी है तो आप उस पर कमेंट कीजिए, तो मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।